नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, पिछले 3 दिनों से अत्यंत व्यस्त होने के कारण कोई क्लास नहीं डाल पा रहा था। आज से बिल्कुल रेगुलर क्लासेज जो राजस्थान का भूगोल हम 50 जिलों के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो रेगुलर क्लासेज आपको वापस देखने को मिलेगी। हमने 2 टॉपिक पिछली 11 क्लासों में कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से वो टॉपिक है मित्रों? तो एक तो राजस्थान का जो वर्गीकरण किया था वो वाला टॉपिक, राजस्थान का जो परिचय है उसको हमने कंप्लीट किया है। उसके अलावा राजस्थान की जो नदियां हैं, जैसे आंतरिक अपवाह वाले तंत्र जो है उसके अंतर्गत आने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती है उनके बारे में पढ़ा। अब क्लास नंबर 12 में एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो, क्लास नंबर 12 में राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान में जैसे खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं, हमने ये नया टॉपिक शुरू किया है और लगभग 3 क्लासों में ये टॉपिक भी आपके बिल्कुल 50 जिलों के अनुसार बहुत चेंजेस हुआ है, तो बिल्कुल उसी के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा और 3 क्लासों में ये टॉपिक भी आपके कंप्लीट करवा दिया जाएगा। रीट मेंस के लिए, सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती, पशु परिचर इत्यादि सभी के लिए बेहद उपयोगी है साथियों ये क्लासेज। तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। देखिएगा, आपका जो टॉपिक है वो है राजस्थान की झीलें। तो मित्रों, राजस्थान में मुख्य रूप से कितने प्रकार की झीलें पाई जाती है आप सभी को ये ज्ञात होगा कि भाई 2 प्रकार की झीलें पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो खारे पानी की झीलें होती है जिनका पानी कैसा होता है? खारा होता है। और एक मीठे पानी की झीलें होती है। तो पहले हम खारे पानी की झीलों को आज की इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और क्लास नंबर 13 में और क्लास नंबर 14 में जो मीठे पानी की झीलें हैं इनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो चलिए खारे पानी की प्रमुख झीलों के बारे में हम देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले खारे पानी की झीलों के बारे में अगर हम बात करें तो 33 सागर का अवशेष इनको माना जाता है कि पूर्व में जो 33 सागर था उनकी जगह पर खारे पानी की झीलें जो है वो बनी हैं, कुछ जगहों पर, हर जगह पे नहीं। और सर्वाधिक झीलें पहले खारे पानी की जो थी ये नागौर जिले में पड़ती थी। कौन से जिले में पड़ती थी? नागौर जिले में। किंतु वर्तमान में नागौर से एक अलग जिला हुआ है जिसका नाम है डिडवाना कुचामन जिला। और साथियों, वर्तमान में खारे पानी की जो सर्वाधिक झीलें हैं, याद रखना है, नागौर नहीं याद रखना है। वर्तमान में आपके आंसर चेंज हो चुका है। डिडवाना कुचामन जो जिला है इसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। अगर हम बात करें मीठे पानी की झीलों के बारे में, तो मित्रों मीठे पानी की झीलों का निर्माण किससे हुआ है? जो बरसात होती है उसी का पानी इसमें होता है। और सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो जो झीलों की नगरी है, कौन सा जिला? उदयपुर जिला। पूर्व में भी यहीं पर सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें थी और वर्तमान में भी उदयपुर में ही सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें हैं साथियों। तो सर्वाधिक मीठे पानी की झीलें उदयपुर में है जिसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो चलिए खारे पानी की झीलों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि खारे पानी की झीलों की अगर हम बात करें साथियों, तो यहां पर देखिएगा, जैसे एक तो जो झील है सांबर झील है खारे पानी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर नावा झील है, डिडवाना कुचामन झील है, कोछार झील है, रेवासा झील है, तालछापर झील है, पीतमपुरी झील है। और इसके अलावा आपके एक झील है बाप, एक झील है फलोदी झील, एक झील है कावोज झील, एक झील है पोखरण झील साथियों। फिर एक है यहाँ पर बालोतरा जिले में पंचपदरा झील। तो मित्रों इन झीलों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी झील? सांबर झील। तो सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि सांबर झील पूर्व में जयपुर में स्थित थी और वर्तमान में जयपुर के साथ ये डिडवाना कुचामन जिले में भी स्थित है मित्रों। तो चलिए सांबर झील के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहली जो खारे पानी की झील है वो आती है आपके सांबर झील। मित्रों सांबर झील का जो विस्तार है जयपुर ग्रामीण, भाई जयपुर जिले को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जयपुर और एक जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण और डिडवाना कुचामन, इन 2 जिलों में सांबर झील का विस्तार है। निर्माण की बात करेंगे साथियों, ये कोई प्राकृतिक झील नहीं है बल्कि इसका निर्माण करवाया गया था। किस झील का? सांबर झील का। तो निर्माण करवाया गया था वासुदेव चौहान के द्वारा। बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख है और 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। बात करेंगे सांबर झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। नदियों के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। तो एक तो मेंथा नदी, एक रूपनगढ़ नदी, एक खारी नदी, एक खंडेला नदी। इन नदियों का पानी कौन सी झील में आता है? सांबर झील में आता है। मेंथा में सर्वाधिक लवणता है।
अर्थात यहाँ पर ये जो मेंथा नदी है जो सांबर झील में आकर गिरती है मित्रों, सर्वाधिक इन नदियों में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी, सर्वाधिक लवणता वाली झील क्या सॉरी सर्वाधिक लवणता वाली जो नदी है वो कौन सी है, मेंथा नदी है साथियों। सांबर झील की विस्तार के बारे में हम देखेंगे तो इसका विस्तार है 32 किलोमीटर के लगभग और चौड़ाई है इसकी अलग अलग स्थानों पर, कुछ जगह पर सकड़ी है, कुछ जगह पर बहुत ज्यादा चौड़ी है। 3 से 15 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और इसका विस्तार कितना है, 32 किलोमीटर है साथियों। आगे हम सांबर झील के बारे में देखें तो यहाँ पर एक म्यूजियम स्थित है जिसको कहा जाता है साल्ट म्यूजियम। कौन सी झील में, सांबर झील में। अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1869-70 में। पूछ लिया जाता है कि सांबर झील के तट पर जो साल्ट म्यूजियम स्थित है उसका निर्माण अंग्रेजों ने कब करवाया था, तो याद रखना है 1869-70 में। विशेषता देखेंगे साथियों सांबर झील की, राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो जयपुर ग्रामीण और डिडवाना कुचामन जिले में, मुख्य रूप से जयपुर ग्रामीण जिले में, ठीक है। और राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांबर झील है। मित्रों भारत की सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह की झील है। आंतरिक अपवाह मतलब जो आंतरिक अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो इसमें आकर गिरते हैं, इसलिए आंतरिक अपवाह की झील भी इसको कहा जाता है, वो भी राजस्थान की नहीं भारत की। यहां पर HSL अर्थात हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी सन 1964 में। कौन सी झील की बात की जा रही है, सांबर झील की। और मित्रों सबसे जो इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि देश में जो कुल नमक का उत्पादन होता है इसका 8.7% मतलब 8.70 भी आप इसको कह सकते हो, 8.70% जो नमक है सांबर झील से उत्पादित होता है। संपूर्ण भारत की बात की जा रही है, ये देश के कुल नमक का कितना उत्पादन, 8.7% नमक उत्पादन होता है कौन सी झील से, सांबर झील से। और यहां पर जो नमक का उत्पादन किया जाता है वो किस पद्धति से किया जाता है, क्यार पद्धति से, अर्थात क्यारों में पानी भर दिया जाता है साथियों, और जो वो पानी होता है वो तो भाप बन के उड़ जाता है और जो लवणता जो नमक है वो उसी में रह जाता है। तो क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन सांबर झील में किया जाता है। मित्रों रामसर साइट में सांबर झील को शामिल किया गया था सन 1990 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है उन सभी तथ्यों को एकत्रित करके आपको पढ़ाया जाता है। तो याद रखना है कि सांबर झील को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, सन 1990 में। मित्रों विशेष बात एक ये है सांबर झील के बारे में कि नवंबर 2019 में एवियन बोटुलिज्म बीमारी से हजारों पक्षियों की मृत्यु हुई थी इस झील के कारण, ठीक है। कौन सी झील की बात है, सांबर झील की। कब, 2019 में हजारों जो पक्षी है उनकी मृत्यु हो गई थी। बीमारी का नाम याद रखना है एवियन बोटुलिज्म। तो ये हमने किस झील के बारे में पढ़ा साथियों, सांबर झील के बारे में। इसके अलावा जो सांबर झील है इसके किनारों की अगर हम बात करें तो इसके किनारे देवयानी तीर्थ स्थित है जिसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। शाकंभरी माता का मंदिर भी सांबर झील के किनारे स्थित है। और सांबर झील के ही किनारे अकबर का और हरबाई का विवाह हुआ था 6 फरवरी 1562 को। जो हम पढ़ते हैं ना जोधाबाई, तो वो मेन रूप से जोधाबाई का जो मूल नाम था वो था हरबाई, और हरबाई का और अकबर का जो विवाह हुआ था, कहाँ की राजकुमारी थी ये, जयपुर की। अकबर का और हरबाई का विवाह सांबर झील के किनारे 6 फरवरी 1562 को हुआ। मित्रों इस झील के किनारे कुरंजा पक्षी व राजहंस भी आते हैं। कौन सी झील की बात है, सांबर झील की बात है। क्लियर है सभी के। तो सांबर झील के बारे में जो हमने पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा कि कहाँ इसका विस्तार है, जयपुर ग्रामीण और डिडवाना कुचामन जिले में। निर्माण किसने करवाया, वासुदेव चौहान ने। कौन से शिलालेख में इसका उल्लेख है, बिजोलिया के शिलालेख में। कब करवाया, 6वीं शताब्दी में। कौन सी नदी इसमें आकर मिलती है, मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। और इन 4 नदियों में जो सर्वाधिक लवणता वाली नदी है उसका नाम क्या है, मेंथा नदी साथियों। विस्तार की हमने बात की थी 32 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 3 से 15 किलोमीटर है। आगे हमने देखा कि यहाँ अंग्रेजों द्वारा 1869-70 में साल्ट म्यूजियम का निर्माण करवाया गया। विशेषता क्या हमने इसकी देखी सांबर झील की कि यह राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी आंतरिक अपवाह की झील है साथियों ये देश की। यहाँ हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने क्या देखा था कि देश में जितना नमक का उत्पादन होता है उसका 8.7% तो सांबर झील से होता है।
और नमक का उत्पादन कौन सी पद्धति से होता है? क्यार पद्धति से। कौन सी झील में? सांबर झील में। रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? 1990 में। और कौन सी बीमारी के कारण हजारों पक्षियों की यहाँ 2019 में मृत्यु हुई थी? तो एवियन बोटुलिज्म बीमारी से साथियों। इस झील के किनारे हमने देखा था कि देवयानी तीर्थ स्थित है, जिसको क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। किस झील के किनारे? सांबर झील के किनारे। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहाँ स्थित है साथियों इस झील के किनारे। और इस झील के किनारे अकबर व हरबाई का विवाह था 6 फरवरी 1562 को, जबकि 53 पक्षी व राजहंस भी इस झील के किनारे आते हैं। तो ये हमने कौन सी झील के बारे में पढ़ा? सांबर झील के बारे में पढ़ा। मित्रों नेक्स्ट जो खारे पानी की झील आती है वो आती है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील पूर्व में कौन से जिले के अंतर्गत आती थी? बाड़मेर जिले के अंतर्गत आती थी पूर्व में, किंतु वर्तमान में बाड़मेर जिले के अंतर्गत ये नहीं आती है। जो नया जिला बना है बालोतरा जिला। तो मित्रों पंचपदरा झील ये देखिए, ये रहा आपके बालोतरा जिला। और बालोतरा जिले के अंतर्गत ही कौन सी झील स्थित है? पंचपदरा झील स्थित है साथियों। तो पूछ लिया जाए अगर आपसे एग्जाम में कि पंचपदरा झील कौन से जिले में स्थित है, तो आपके जिला कौन सा आ जाएगा? बालोतरा जिला आ जाएगा साथियों। बात करेंगे पंचपदरा झील का जो निर्माण है, तो पंचा भील के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इस वजह से ही इसको पंचपदरा झील के नाम से जानते हैं साथियों। बात करेंगे आगे पंचपदरा झील की, तो इस झील में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक पाया जाता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की 98% मात्रा होती है। NaCl सोडियम क्लोराइड का यह सूत्र है। और इसकी जो सर्वाधिक मात्रा है कितनी? 98%। कौन से झील के नमक में है? तो पंचपदरा झील का जो नमक है इसमें सोडियम क्लोराइड की कितने प्रतिशत मात्रा है? 98%। हमने पिछली जो झील पड़ी थी सांबर झील, उसमें देखा था कि 8.7% नमक का उत्पादन सर्वाधिक, देश में जो सर्वाधिक नमक का उत्पादन जिस झील से होता है वो तो सांबर झील है। किंतु सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य जो नमक अगर हम पूछ लिया जाए आपसे, तो फिर आपका आंसर चेंज होकर आ जाएगा पंचपदरा झील जो बालोतरा जिले में है। साथियों इस झील से खारवाल जाति के लोग, जाति का नाम दे रखा है कौन सी? खारवाल जाति। रेस्टा पद्धति से, तकनीक का नाम है रेस्टा पद्धति, मोरली झाड़ी की सहायता से नमक का उत्पादन करते हैं। तो तीनों चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? जो पंचपदरा झील है इसमें किस जनजाति के लोग? खारवाल जाति के लोग। कौन सी पद्धति से? रेस्टा पद्धति से। कौन सी झाड़ी की सहायता से? मोरली झाड़ी की सहायता से। क्या उत्पादन करते हैं? नमक का उत्पादन करते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए कि पंचपदरा झील में कौन सी जनजाति नमक का उत्पादन करती है? खारवाल जनजाति। कौन सी पद्धति से उत्पादन करती है? रेस्टा पद्धति से। कौन सी झाड़ी की सहायता से? तो मोरली झाड़ी की सहायता से साथियों। अच्छी तरह से याद रखना है। और एक और हमने विशेष तथ्य क्या देखा इसका, कि सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है 98% पाई जाती है इस झील के नमक में। और सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक जो है ये भी पंचपदरा झील जो बालोतरा जिले में स्थित है इसी में पाया जाता है साथियों। आगे हम बात करेंगे तो देखिए अगली जो झील आती है वो है डिडवाना कुचामन झील। कौन सी झील है साथियों? डिडवाना कुचामन झील। और डिडवाना कुचामन जो झील है मित्रों ये कौन से जिले में स्थित है? तो डिडवाना कुचामन जिले में ही ये स्थित है। तो देखिएगा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है डिडवाना कुचामन झील होगी तो कौन से जिले में रहेगी? डिडवाना कुचामन जिले में ही। मित्रों इसका जो एक और अन्य नाम है, मतलब एक और इसको जो अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है खालदा झील। तो डिडवाना कुचामन जिले में जो डिडवाना कुचामन झील है इसी को खालदा झील के नाम से भी जानते हैं साथियों। देखो इसकी जो विशेषता है, इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है। समझ रहे हो बात को? इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है साथियों। खाने में इस झील का जो नमक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य कार्यों के लिए इस झील का जो नमक है उसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछ ले कि कौन सी झील का नमक खाने योग्य नहीं है? तो मित्रों जो खालदा झील है इसी का जो नमक है खाने योग्य नहीं है। या जो डिडवाना कुचामन झील है इसी का जो नमक है खाने योग्य नहीं है। साथियों सोडियम सल्फेट का उत्पादन इस झील से होता है। जो नमक उत्पादित जो संस्था है उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो डिडवाना कुचामन झील है इसमें नमक का उत्पादन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो संस्था का नाम है देवल संस्था। क्या नाम है? देवल संस्था। मित्रों नमक का उत्पादन जो है ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना यहाँ पर की गई थी नमक उत्पादन करने के लिए 1964 में।
तो दो चीजें ये भाई ये अलग से चीज है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना कब की गई थी, इस प्रश्न को तो कई बार पूछा जा चुका है। तो सन 1964 में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी। कौन सी झील की बात की जा रही है यहाँ पर, डिडवाना कुचामन झील की बात की जा रही है साथियों। तो देखो ये आपकी तीसरी झील हुई, कौन सी, डिडवाना कुचामन झील, जो कि एक खारे पानी की झील है जिसको खालदा झील के नाम से भी जानते हैं साथियों। क्या विशेष तथ्य देखा हमने कि इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है और सोडियम सल्फेट का उत्पादन यहाँ से होता है। नमक उत्पादित संस्था का नाम देवल है और जबकि यहाँ नमक उत्पादन करने के लिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की गई थी, कब, 1964 में। नेक्स्ट चौथी झील देखेंगे तो देखिए चौथी जो झील है वो है नावा झील, और नावा झील भी कौन से जिले में स्थित है साथियों। नावा झील भी एक खारे पानी की झील है, क्योंकि अभी जिन झीलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं ये सभी खारे पानी की झीलें हैं साथियों। तो नावा झील भी खारे पानी की झील है और ये भी आपके जो नया जिला बना है डिडवाना कुचामन जिला, इसी जिले में नावा झील स्थित है। मित्रों नमक मंडी भी यहाँ पर है और पूर्व में ये नमक मंडी और नावा झील दोनों ही नागौर जिले में पड़ते थे, किंतु वर्तमान में नमक मंडी जो नावा झील के साइड वहां पर है, बिल्कुल ये आपके डिडवाना कुचामन जिले में ही वर्तमान में पड़ती है। मित्रों आदर्श लवण उत्पादन केंद्र की स्थापना यहाँ पर नावा झील के यहाँ की गई थी सन 2010 में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये चौथी झील हुई। नेक्स्ट पांचवी झील देखेंगे कावोज झील। तो मित्रों कावोज झील की बात करेंगे, ये पूर्व में भी आपके जैसलमेर जिले में ही पड़ती थी, जो एक खारे पानी की झील है, और वर्तमान में भी कावोज झील जैसलमेर जिले के अंतर्गत ही आती है। मित्रों वर्तमान में तो नहीं, किंतु प्राचीन काल में खाने योग्य नमक का उत्पादन इस झील से किया जाता था। प्राचीन काल में मतलब पूर्व में, अब नहीं किया जाता है। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कावोज झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, आंसर रहेगा जैसलमेर जिले में। कावोज झील के बारे में एक विशेष तथ्य हमने क्या देखा कि प्राचीन काल में यहां से खाने योग्य नमक का उत्पादन किया जाता था। अगली जो झील देखेंगे वो है लूणकरणसर झील। मित्रों लूणकरणसर झील पूर्व में भी बीकानेर जिले में पड़ती थी और वर्तमान में भी लूणकरणसर झील जो है खारे पानी की, ये बीकानेर जिले के अंतर्गत ही आती है। मित्रों पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थल का भाग है, मरुस्थलीय जो भाग है मित्रों, इसकी सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है, कौन सी, लूणकरणसर झील। तो इसके बारे में यही विशेष तथ्य आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिमी राजस्थान की या मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। वैसे तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील है। ठीक है, कुल देश में जो कुल नमक का उत्पादन होता है उसका 8.7% तो सांबर झील से होता है। किंतु अगर यूं पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान की या मरुस्थल की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लूणकरणसर झील, जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों, बीकानेर जिले में स्थित है। तो ये 6ठे नंबर की झील हुई। खारे पानी की जो अन्य झीलें हैं जिनके बारे में ये पूछा जाता है कि भाई ये झील कौन से जिले में स्थित है, और या यूं भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है। तो ये नाम और जिला आपको विशेष तौर पे याद रखना ही पड़ेगा साथियों। तो चलिए 7वें नंबर की झील देखेंगे खारे पानी की जो अन्य झीलों के अंतर्गत। तो मित्रों एक है ताल छापर झील। ताल छापर आपके अभयारण्य भी है, कौन से जिले में स्थित है, चूरू जिले में। उसी प्रकार ताल छापर झील भी है, ये भी आपके कौन से जिले में है, चूरू जिले में। पीतमपुरी झील जो वर्तमान में साथियों नीम का थाना जो जिला है, पहले तो पीतमपुरी झील कौन से जिले के अंतर्गत पड़ती थी, सीकर जिले के अंतर्गत, किंतु वर्तमान में पीतमपुरी झील नीम का थाना जिले के अंतर्गत पड़ती है और ये भी खारे पानी की झील है। एक है रेवासा झील जो सीकर जिले में है, एक है कोछार झील ये भी सीकर जिले में है, एक है बाप झील। बाप झील ये एक नया जिला बना है, पहले आपके जोधपुर जिले के अंतर्गत ये आता था, किंतु मित्रों फलोदी जिले के अंतर्गत ये आता है और ये भी बाप झील जो है ये फलोदी जिले के अंतर्गत ये झील स्थित है और ये भी एक खारे पानी की झील है साथियों। और एक और झील है फलोदी झील, फलोदी जिले के अंतर्गत ही है ये, इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई जैसे डिडवाना कुचामन झील डिडवाना कुचामन जिले में है, उसी प्रकार फलोदी झील फलोदी जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ये मुख्य जो खारे पानी की झीलें थी उनके बारे में क्लास नंबर
नंबर 12 में आज हमने कंप्लीट कर लिया है साथियों। जो क्लास नंबर 13 है और जो क्लास नंबर 14 कल और परसों आएगी, इसमें आपके मीठे पानी की जो जिले हैं उनको कंप्लीट कवर करवा दिया जाएगा। जो नया राजस्थान है 50 जिले जो है उसके अनुसार साथियों। तो जिलों में तो मुख्य रूप से क्या चेंजेज हुआ है कि भाई पहले उस जिले में थी और अब इस जिले में है, और तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। नदियों में बहुत ज्यादा चेंजेस हमने देखने को मिला था। तो साथियों ये आज की क्लास नंबर 12 कंप्लीट होती है। कैसा लगा वीडियो आज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा साथियों। मिलेंगे कल अगले वीडियो में।